अब डी मॉसफेट जो है, जैसे हमने प्रीवियसली स्टडी किया था कि ये ऑपरेट हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव गेट वोल्टेज से, क्योंकि हमने ये स्टडी किया था कि इसके अंदर जो है आप इन्हांसमेंट और जो दूसरा मोड है डिप्लीशन मोड, दोनों के ऊपर इसको ऑपरेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एज डिस्कस्ड previously, the D MOSFET, जो D MOSFET है can operate with positive or negative गेट वोल्टेजेस। इसको पॉजिटिव या नेगेटिव गेट वोल्टेजेस की वजह से ऑपरेट किया जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वाले जी जमाल बोल रहा हूँ। जी मैडम, वो आपका केस जो है ना वो अभी सबमिट नहीं हुआ है, वो मैंने दे दिया हुआ है। वो असल में मसला ये है कि वो हमारे भी केस थे 3-4 और लोगों के भी, मेरा अपना केस भी है उसके अंदर। वो जो DPI वाले हैं ना, वो आपको पता है ना एक्चुअली गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, तो वो जो है ना वो कोई काम कर नहीं रहे आज तक। वो ना वैसे ही पड़े हुए हैं, वो उनके पास केस हमारे पड़े हुए हैं। हमारे तो वैसे HEC से होके आ गए हैं, ठीक है, उधर से, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया। तो आपका केस जो था, फिर मैंने उसको कहा था कि अभी जमा ना करवाना, ऐसे कहीं वो घुमा ही ना दे। ठीक है, तो वो अभी कुछ दिन तक ये कोई सूरत हाल स्टेबल होती है तो फिर आपका केस भी जमा करवा देंगे। तो वो ये होता है कि जब केस जमा होता है ना मैडम, तो उसके बाद तकरीबन 2 महीने लगते हैं, यानी कि 2 मंथ्स के अंदर वो आपकी डिग्री दोबारा HEC से वेरीफाई होके आती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो DPI वाले जो है ना वो नोटिफिकेशन करते हैं। तो ये हाँ जी, ये मतलब आप तकरीबन कर लें कि ये कोई 2-3 महीने का प्रोसेस है। यानी कि जो ही आपका केस सबमिट होगा, यानी कि अगर कोई काबीना बन जाती है पंजाब की, तो उसके बाद जब केस सबमिट होगा तो उसमें तकरीबन 2 से 3 माह लगेंगे और फिर आपका अलाउंस लग जाएगा। जी, वो बंदा मेरा बहुत पुराना बंदा है मेरा, उसको सब पता है उसे। ठीक है जी, वेलकम जी, वेलकम। खुदा। अच्छा जी, तो ये डी मॉसफेट जो है इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव गेट, यानी कि आप इसको रिवर्स वाइज भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड वाइज जो है इन्हांसमेंट मोड में भी लेके जा सकते हैं और डी मोड में भी लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें जो है वो ग्राफ जो है प्लॉट करना पड़ेगा। दिस इज described on the general characteristic transfer characteristic curves as shown in figure 1। ठीक है, अब वो फिगर 1 हमें पढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें वो फिर उसी तरह P चैनल और N चैनल जो हैं वो ड्रा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर बनाता हूँ फिर फिगर। IDSS ये हो जाएगा, ये पॉइंट इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, ये इधर जो है ये VGS ऑफ होगा और ये माइनस VGS होगा। ठीक है जी, इसको क्या लें फिगर
1A, ये आपके पास है N चैनल, ये N चैनल की है। उसके बाद दूसरी फिगर P चैनल के लिए, इधर भी उसी तरह ही आप 2 पॉइंट्स लेंगे, एक इधर एक इधर, इसको इसके साथ मिला दें, ये IDSS हो जाएगा और ये VGS ऑफ और ये VGS। ये पॉजिटिव के साथ, ठीक है। ये बी फिगर होगी। ये क्या हो गया, फिगर 1B, ये P चैनल है। तो ये जनरल ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ गए इसके लिए, डी मॉसफेट के लिए। और ये दोनों किन लिए हैं, एन चैनल और पी चैनल के लिए। इन फिगर 1 curves are shown for both N channel and P channel. तो ये दोनों जो है ये N चैनल और P चैनल के लिए हमने कर्व्स जो है वो ड्रा कर दिए। अब वो पॉइंट्स कर्व के ऊपर, the points on the curve where VGS is equal to 0, जहाँ पर VGS जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, corresponds to IDSS। ये 0 है ना, तो इस जगह पर VGS 0 होगा। तो जब VGS 0 होगा तो आपके पास IDSS होगा। IDS क्या है, ड्रेन सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये पीछे भी हम JFT में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस वक्त आपके पास सैचुरेशन करंट होगी, लेकिन जब उससे आगे इंक्रीज होना शुरू होगा VGS, तो फिर देखें कि ये करंट क्या है, ये क्या शो कर रहा है, करंट डिक्रीज हो रही है, करंट कम हो रही है। तो जो VGS आपको चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों के अंदर करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब पॉइंट, the point where ID is equal to 0, अब वो पॉइंट के जहाँ पर ID 0 के बराबर है, corresponds to VGS ऑफ, ठीक है। तो जहाँ पर ID 0 है वो किसको करस्पॉन्ड कर रही है, इसको, ठीक है। यहाँ पर आकर ख़त्म होगी ना करंट, इधर 0 होगी, इस पॉइंट पर आकर करंट 0 होगी, तो ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, अब आपने जो है वो एक एक्सप्रेशन जो है वो पढ़ा था, एक इक्वेशन हमने स्टडी की थी इसके लिए, ई मॉसफेट के लिए। The equation
IDSS 1 माइनस VGS डिवाइड बाई VGS ऑफ का स्क्वायर। ये अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन हमने स्टडी की हुई है, ठीक है, JFET के केस के अंदर। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये इक्वेशन जो है इसको कहते हैं स्क्वायर लॉ, ठीक है। दिस इक्वेशन ID इज नोन एज स्क्वायर लॉ। देखें ना, इसके अंदर स्क्वायर आ रहा है, नॉन लीनियर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बिहेवियर भी जो है ये क्या है, ये नॉन लीनियर है। लीनियर होता तो फिर स्ट्रेट लाइन आती, तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये वाला कैन बी अप्लाइड, तो इसको आप फिर अप्लाई कर सकते हैं टू डी मॉसफेट कर्व्स, डी मॉसफेट कर्व्स के ऊपर आप इसके अंदर VGS और VGS ऑफ IDSS की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो ID की वैल्यूज निकलनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ से आप ये वाला ग्राफ जो है उसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है ये भी इन कर्व्स के ऊपर एप्लीकेबल है। जिस तरह आपने प्रीवियसली JFET के अंदर देखा था, वहाँ पर भी ये इक्वेशन जो होती है जनरल ट्रांसफ़र कर्व्स जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल थी, ठीक हो गई जी बात। अब तो ये तो हो गए इसके जो हैं करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हमने डी मॉसफेट क्या होते हैं, उनका ऑपरेशन कैसे होता है, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देख लिए हैं। अब हमने हैंडलिंग प्रिकॉशंस जो हैं, ठीक है, उनको स्टडी करना है कि इनको किस तरह हैंडल करना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं या डायोड्स होते हैं, दे ऑलवेज शो हीटिंग इफ़ेक्ट, वो हीटिंग इफ़ेक्ट शो करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी डायोड होता है या ट्रांजिस्टर होता है, चाहे वो JFET हो, मॉसफेट हो, BJT हो, कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, वो किसी मटेरियल के बने होते हैं। तो जब मटेरियल के अंदर से करंट गुजरेगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के साथ कोलिजन्स होंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी और हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो फिर आपका अगर वो ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाए तो योर ट्रांजिस्टर और डायोड कैन डैमेज, और वो ऐसा डैमेज होता है कि वो इररिपेयरेबल होता है। फिर वो कहते हैं जी आप इसको चेंज करें जिस भी सर्किट के अंदर वो लगा होता है। तो अब जो हैंडलिंग प्रिकॉशंस हैं उनको हम ज़रा स्टडी करके देखते हैं वन बाई वन। जितनी भी मॉसफेट डिवाइसेस हैं, ऑल MOS डिवाइसेस आर सब्जेक्ट टू डैमेज, यानी कि इनको हमेशा डैमेज हो सकता है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। जिसको हम कहते हैं ESD। जितनी ये डिवाइसेस हैं MOS, इन ये डैमेज हो सकती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, यानी कि चार्ज के डिस्चार्ज की वजह से। ज़ाहिर बात है चार्ज ही गुजर रहा है इन डिवाइसेस के अंदर से, तो चार्ज के डिस्चार्ज की वजह से ये डैमेज हो सकती हैं। क्योंकि जो गेट होता है मॉसफेट का, बिकॉज द गेट ऑफ द मॉसफेट, जो गेट है मॉसफेट का, ठीक है, वो इंसुलेटेड होता है
फ्रॉम चैनल। और वो कैसे उसको इंसुलेटेड किया जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर से। ठीक है, तो इंसुलेटेड होता है। तो इससे जो इनपुट रेजिस्टेंस है, द इनपुट रेजिस्टेंस is extremely high। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो एक्सट्रीमली हाई होती है क्योंकि इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब है कि वो तो चार्जेस को गुजरने नहीं देगा, तो फिर इनपुट रेजिस्टेंस तो बहुत हाई हो जाएगी उस केस के अंदर। यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि अगर आइडियल केस लें तो इनफाइनाइट, आइडियली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो नहीं होगी, लेकिन अगर आइडियल केस हो तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जो गेट लीकेज करंट है IDSS, द गेट लीकेज करंट IDSS, जिसको हम सैचुरेशन करंट का भी नाम लेते हैं। लीकेज करंट जो होती है वो सैचुरेशन करंट ही उसको हम कहते हैं। किसी भी टिपिकल मॉसफेट के लिए, फॉर ए टिपिकल मॉसफेट, किसी टिपिकल मॉसफेट के लिए जो है इज इन पिको एम्पेयर रेंज। पिको 10⁻⁻12, ठीक है, ये पिको एम्पेयर 10⁻12। वेयर एज गेट रिवर्स करंट, और जो गेट रिवर्स करंट है फॉर टिपिकल JFET is in nano ampere 10⁻⁻9 रेंज। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास मॉसफेट है, यानी कि मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, उसके लिए ये रेंज 10⁻⁻12 है, पिको में है, और उसके लिए 10⁻⁻9 है। उसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। ठीक है जी, जो रेंज है लीकेज करंट की, यानी कि मॉसफेट के लिए कम है और JFT के लिए ज़्यादा। वहाँ पर नैनो में है, यहाँ पर पिको में, तो फ़र्क है फिर इसके अंदर। जो इनपुट कैपेसिटेंस है, द इनपुट कैपेसिटेंस results from the insulated gate structure। तो मैंने आपको बताया था कि वो जो इंसुलेशन है उसकी वजह से वो इंसुलेटर कैसे एक्ट कर रहा होता है, एक डाइइलेक्ट्रिक की तरह। यानी कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और उनके दरमियान में आपने एक डाइइलेक्ट्रिक लगा दिया, तो वो एक एज उसका फंक्शन एक कैपेसिटर की तरह का फंक्शन जो है वो हो जाता है। अच्छा, अब जब कैपेसिटर की तरह का फंक्शन हो गया तो जो एक्सेस है स्टैटिक चार्ज की, ये कामुलेट होती है कैपेसिटर के ऊपर, यानी कि उन जो उसके टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर कामुलेट होना शुरू हो जाता है चार्ज जो है। एक्सेस स्टैटिक चार्ज accumulates इकट्ठा होना शुरू हो जाता है
because the input capacitance क्योंकि जो इनपुट कैपेसिटेंस है वो कंबाइन हो जाती है विद वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस। and can result in the damage of device। तो अब जो इनपुट कैपेसिटेंस है ये मैंने आपको बताया कि वो जो डाइऑक्साइड रखा होता है वो एज ए डाई इलेक्ट्रिक, अब जब डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं कैपेसिटर के दरमियान में तो क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ज़्यादा चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये ज़्यादा चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा और फिर वो ज़्यादा चार्ज अब स्टोर होने की जो कैपेसिटेंस है, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा और वो कैपेसिटेंस जब कंबाइन करेगी हाई इनपुट रेजिस्टेंस का, तो पहले हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है उसकी हाई है, अब कैपेसिटेंस भी उसके साथ कंबाइन हो गई है। तो इसका मतलब है कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी उसकी वजह से उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट जो है जनरेट होगा और आपका जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है, डैमेज हो जाएगी। तो ये वजह, इस वजह से डिवाइस जो है वो डैमेज होती है, ये वाली मॉसफेट की जो है। अब यहाँ पर जो इसके हैंडलिंग प्रिकॉशंस हैं उनके ज़रिए इस मसले को हल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मसला जो है इसको हैंडलिंग प्रिकॉशंस कुछ हैं उनके ज़रिए इसको सॉल्व कर लिया जाता है कि ये डैमेज डिवाइस जो है वो डैमेज ना हो। दिस प्रॉब्लम ऑफ डैमेजिंग ऑफ डिवाइस can be reduced by handling precautions। तो हैंडलिंग प्रिकॉशंस जो हैं उनकी मदद से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर जो है आप जो मॉसफेट डिवाइसेस हैं उनको केयरफुली रिमूव करें उनकी पैकिंग में से। जब ये आती हैं तो इनकी पैकिंग हुई होती है तो उनमें से इनको केयरफुली रिमूव करें। केयरफुली रिमूव मॉसफेट डिवाइसेस फ्रॉम देयर पैकिंग। इनको बेसिकली शिफ्ट किया जाता है किसी कंडक्टिंग फोम के अंदर। दे आर शिफ्ट इन कंडक्टिव फोम, यानी कि किसी फोम कंडक्टिंग फोम के अंदर ये रखा होता है, या और स्पेशल फॉयल बैग्स या स्पेशल फॉयल बैग्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। ये भी कंडक्टिव होते हैं, कंडक्टिव बैग्स।
ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेटल बेंचेस used in assembly, a test should be connected. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स और मेटल बेंचेस हैं, इनको आप एक असेंबली की सूरत में यूज़ करते हैं और टेस्ट को कनेक्ट करते हैं टू अर्थ ग्राउंड। ठीक है कि उसको ग्राउंड कर देते हैं ताकि जो चार्जेस हैं वो ग्राउंड हो जाए, ज़ीरो पोटेंशियल के ऊपर चले जाए, जिसकी वजह से कोई मसला जो है वो क्रिएट ना हो सके। उसके बाद तीसरे नंबर पे नेवर रिमूव MOS डिवाइस, कभी भी आप रिमूव ना करें MOS डिवाइस को फ्रॉम ए सर्किट व्हेन द पावर इज ऑन। जब पावर ऑन है यानी कि आप करंट दे रहे हैं, कभी भी जब वो पावर ऑन है, सर्किट चल रहा है, तो उसके दौरान किसी भी मेटल ऑक्साइड जो डिवाइस है उसको आप सर्किट में से रिमूव ना करें। चौथे नंबर पर डू नॉट अप्लाई सिग्नल्स को अप्लाई ना करें तो MOS डिवाइस while the DC power supply is off। तो कभी भी सिग्नल ना दें इसको जबकि DC पावर सप्लाई ऑफ है, यानी कि जब आपके जो रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग जो है वो हो ही नहीं रही। DC पावर सप्लाई ऑफ होने का मतलब है कि आपके जो जंक्शन उसके अंदर लगे हुए हैं वो रिवर्स या फॉरवर्ड बाइस्ड नहीं है। तो उस वक्त जो है आप इसको कोई सिग्नल ना दें। उस वक्त आप इसको सिग्नल देंगे तो हो सकता है कि उस सिग्नल की वजह से जो है ये डिवाइस डैमेज हो जाए। वो जो सिग्नल जाए अंदर वो हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने DC नहीं दी हुई, तो जब DC नहीं दी हुई तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा उसकी हाई रेजिस्टेंस है। आप DC देते हैं तो DC की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा जो है उसकी रेजिस्टेंस हाई, आप सिग्नल देंगे तो हो सकता है सिग्नल देने की वजह से इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो कि डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाए। तो ये कुछ हैंडलिंग प्रिकॉशंस होती हैं कि जिनको आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है, ठीक है, जब हम मॉसफेट्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसके मॉसफेट के जो लिमिटिंग पैरामीटर्स होते हैं। बता दें से तो ये लिमिटिंग पैरामीटर्स जो हैं ये हमने स्टडी किए थे इन दी केस ऑफ JFET, ठीक है। तो वही लिमिटिंग पैरामीटर्स जो हैं वो यहाँ पर भी हम स्टडी करेंगे। तो पहला लिमिटिंग पैरामीटर जो है वो है ड्रेन
सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको कहते हैं VBRDSS। VBRDSS इज द वोल्टेज, ये ऐसा वोल्टेज है दैट विल डू इररिपेयरेबल डैमेज। इसकी वजह से ऐसा डैमेज होता है कि ब्रेकडाउन, ऑब्वियसली आपको पता है कि ब्रेकडाउन जब होती है तो करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, इवन कि शूट हो जाती है। ठीक है, तो उसके ऊपर इररिपेयरेबल डैमेज जो है वो आपके डिवाइस को हो सकता है इफ इट एक्सीड्स बिटवीन द स्पेसिफाइड टर्मिनल्स। अब वो स्पेसिफाइड टर्मिनल्स जो हैं वो कौन से हैं? वो टर्मिनल्स हैं ड्रेन और सोर्स। ड्रेन सोर्स, ठीक है, तो इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए इन स्पेसिफाइड टर्मिनल्स के दरमियान। अगर ये एक्सीड करेगा तो फिर आपका डायोड जो है उसको इररिपेयरेबल डैमेज जो है वो हो सकता है। तो ये डायरेक्टली वेरी करता है किससे? विद टेम्परेचर। इट वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएशन आती है वो डायरेक्टली किससे आती है? टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से। ज़ाहिर बात है टेम्परेचर बढ़ेगा और तो बढ़ेगा तो ये उसको डैमेज कर। और नॉर्मली इस ये जो टेम्परेचर होता है इसका एंड इज नॉर्मली स्पेसिफाइड 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप डेटा शीट देखें तो उसके अंदर गिवन होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका 25 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री से ऊपर जाएगा, उस वक्त ऊपर जाएगा जब ब्रेक डाउन होगा। तो जब ब्रेक डाउन होगा 25 डिग्री से ऊपर जाएगा तो फिर आपकी डिवाइस जो है वो हीटअप होकर जल जाएगी। ठीक है जी, ये पहला हो गया। उसके बाद ब्लॉकिंग वोल्टेज जो दूसरा इसका पैरामीटर है। नंबर सेकेंड, ब्लॉकिंग वोल्टेज। इसको कहते हैं VDSS इज द मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज that can be applied to the MOSFET। ठीक है जी, ये दूसरा पैरामीटर है। ये मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है जो कि आप मॉसफेट को जब अप्लाई करेंगे
तो ये ब्लॉकिंग वोल्टेज के तौर पे काम करेगा। ब्लॉकिंग वोल्टेज का मतलब है कि ये जो फ्लो ऑफ करंट है उसको स्टॉप कर देगा। अगर ये वाला आप वोल्टेज, इसको यू कैन अप्लाई, हमने लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किया कैन अप्लाई, इसको किया जा सकता है अप्लाई जो है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है ऑन रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं RDS, ड्रेन सोर्स ऑन, इज द रेशो ऑफ ड्रेन वोल्टेज। ये रेशो है ड्रेन वोल्टेज टू ड्रेन करंट की, यानी कि यू कैन राइट इट RDS, ओहम्स लॉ अगर लगाएं, ऑन VD ओवर ID। ड्रेन वोल्टेज और ड्रेन करंट की रेशियो है। तो ये बेसिकली क्या मेजर करती है, रजारी पर रेजिस्टेंस है तो इट मेजर्स पावर लॉस एंड हीटिंग लॉस विद इन द ट्रांजिस्टर। यानी कि इसकी मदद से आपको ये पता लगता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर कितनी पावर लॉस या हीटिंग लॉस जो है वो हो रही है। आप इसकी जो वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका मतलब है कि उतनी पावर लॉस ज़्यादा हो रही है और उतनी हीट लॉस ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो लो ऑन रेजिस्टेंस रिड्यूसेस हीटिंग। तो अगर ये कम हो रेजिस्टेंस तो ये रिड्यूस करती है हीट को, हीट सिंकिंग रिक्वायरमेंट्स को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मैंने पूछना था कि कोई कुरान पाक किया हुआ है? हाँ, वो रोज़ों में ही था। तो उसके अलावा कोई और नहीं, पहले वो तो पता नहीं कितने। मतलब है कि मैं आंटी को कब खत्म करना है, बख्शने और वो 15 कर दो है। 15 को है। हाँ चलो ठीक। ठीक है। हाँ तो ये रिड्यूस कर देगा हीट सिंकिंग रिक्वायरमेंट्स को विद पावर बल्कि मॉसफेट है, मॉसफेट के लिए। तो इन मॉसफेट्स, ये जो मॉसफेट्स हैं इनके अंदर RDS ऑन टेंड्स टू इंक्रीज। ठीक है, ये जो RDS है ये इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ, ये अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो आप जितना टेम्परेचर आपके डिवाइस का इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा ये रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर क्या हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाए चौथे नंबर पर पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन का मतलब है, ज़ाहिर बात है, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से पावर का लॉस होगा, पावर डेसिपेट होगी, पावर रिड्यूस होगी, ज़ाया होगी। तो पावर डेसिपेशन PD इज़ द मैक्सिमम पावर, ये मैक्सिमम पावर है अलाउड for the safe operation and is based in junction to case temperature। तो PD जो है वो मैक्सिमम पावर है कि जिसके अंदर आपका ट्रांजिस्टर जो है वो सेफली ऑपरेट करेगा। डेसिपेशन है ना, इससे ज़्यादा पावर डेसिपेट होगी तो फिर उसका ऑपरेशन सेफ नहीं होगा। अब ये बेस किस पे करते हैं? जंक्शन टू केस टेम्परेचर। एक तो जंक्शन है जो उसके अंदर बना हुआ है ट्रांजिस्टर का, दूसरा जिस केस के अंदर आपने इसको रखा हुआ है, केसिंग भी हुई होती है ना उसकी ट्रांजिस्टर की, ठीक है, वो जो केस है जिस केस के अंदर आपने इसको रखा हुआ उसका टेम्परेचर और जंक्शन का टेम्परेचर ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर जंक्शन का टेम्परेचर और केस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो फिर पावर के लॉसेस जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे और डेसिपेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें इसे भी एक सेफ हद के अंदर रखना पड़ता है। अगर ये उस हद से तजावुज़ करेगा तो फिर आपका ट्रांजिस्टर जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। उसके बाद लास्ट जो है इसके अंदर फिफ्थ, वो है सेफ ऑपरेटिंग एरिया। इसको हम कहते हैं SOA। SOA यानी कि सेफ ऑपरेटिंग एरिया। SOA इज द सेट ऑफ कर्व्स। ये कर्व्स का एक सेट है दैट डिफाइन, जो कि डिफाइन करता है the maximum value of drain source voltage as a function of drain current। ठीक है, जो कि फंक्शन होता है किसका? ड्रेन करंट का, विच गारंटीज द सेफ ऑपरेशन the safe operation when the device is forward biased।
ठीक है जी। तो ये SOA सॉफ्ट ऑपरेटिंग एरिया, ये सेट ऑफ कर्व्स हैं जो डिफाइन करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ड्रेन सोर्स वोल्टेज की एज ए फंक्शन ऑफ ड्रेन करंट, यानी कि वो फंक्शन का मतलब होता है कि वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। तो ये जो आपके पास सेट ऑफ कर्व्स हैं, इनसे हमें, इन जो सेट ऑफ कर्व्स से हमें पता चलता है कि डिवाइस जब फॉरवर्ड बाइस है तो वो सेफ ऑपरेटिंग एरिया के अंदर वर्क कर रही है, यानी कि जब वो फॉरवर्ड बाइस है उसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है तो उसका जो ऑपरेटिंग मोड है वो सेफ है, वो इतना ज़्यादा उसमें ड्रेन सोर्स वोल्टेज या ड्रेन करंट, यानी कि आपने इतनी ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ा दिया कि इतनी ड्रेन करंट बढ़ गया कि पावर के लॉसेस जो हैं वो मैक्सिमम हो गए हैं। जब पावर के लॉसेस मैक्सिमम हो गए, मैक्सिमम पावर जो है वो डेसिपेट हो रही है, तो फिर आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर ट्रांजिस्टर कैसे सेफ मोड के अंदर ऑपरेट हो सकता है। तो इन कर्व से हमें, ये कर्व ये किए हमने प्लाट पीछे, ये ट्रांसफ़र कर्व हैं, ठीक है। तो इन कर्व से हमें पता लगता है कि किस जगह पर हमने ID और ड्रेन सोर्स VDS की वैल्यू को रखना है कि आपका जो जंक्शन है, जो ट्रांजिस्टर है, वो सेफ ऑपरेटिंग मोड के अंदर जो है वो काम करता है, ठीक है जी। अब ये आज इसकी ये ख़त्म हो गया, अब आगे मैंने इसको डिस्कस करना है इसका बाइसिंग, ठीक है। इसकी बाइसिंग रह गई है, फिर मैं ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाऊँगा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स के ऊपर।